Assalamu alaikum बच्चों. We are here with the second chapter and discussion of second week of the subject of organizational behavior. आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम कॉलकेट की बुक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. उसको बेसिक बेस बुक हमने बनाया है और उसी के मुतालिक हम जो है वो उसी के चैप्टर नंबर 2 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. तो चैप्टर नंबर 2 इज़ रिलेटेड टू जॉब परफॉर्मेंस. लेकिन व्हाट इज़ जॉब परफॉर्मेंस एंड हाउ इट इज़ लिंक्ड विद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसके लिए हम लोगों ने ये एक इंटीग्रेटेड डायग्राम जो कोलकट ने बनाया है उसको हमने डिस्कस किया था बेसिकली प्रीवियस क्लास में. यू पीपल माइट रिमेंबर दैट के वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास के दिस मॉडल इज बेसिकली बेस्ड ऑन द बिहेवियर बिहेवियर दोज आस्पेक्ट्स ऑफ द बिहेवियर जो हमें बेसिकली हमारे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं या हमारे बिहेवियर किस तरह आगे जो है वो लीड करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल आउटकम को. क्योंकि आपको याद हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन. इंटरेस्टिंगली इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. जिस तरह आपके पास अबंडेंस पे फाइनेंस हो और आपके पास एक्सेसिव जो है फिजिकल रिसोर्सेज हों, उसके बावजूद अगर एक अच्छा इंटेलेक्चुअल कैपिटल नहीं है, यानी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है जो कॉम्पिटेंट हो, टैलेंटेड हो, जो उनको अच्छी तरह यूटिलाइज कर सके, तो वो सारे वेस्ट है. हमारे पास ऐसे बहुत सारे मुल्क मौजूद हैं जिन मुल्कों के पास अबंडेंस है दौलत की. सऊदी अरेबिया को देख लें, एमिरेट्स को देख लें, बाकी मुल्कों को देख लें, तो दे आर वेरी रिच, ठीक है, रिसोर्सेज में. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स वैसा नहीं है जिसके बेस पे उसको कैपिटलाइज कर सके, तो वो कुछ भी नहीं है. डेवलप कंट्रीज नहीं है. सिंगापुर एक छोटा सा मुल्क है लेकिन कोई रिसोर्सेज नहीं है. इवन वहाँ वर्टिकल जंगल्स लगाए जाते हैं, उसके बावजूद दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, या अब यूँ कह लें कि उनके जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, ये जो काम करने वाले इंसान हैं, उनके जो बिहेवियर्स हैं उनकी वजह से. तो दैट इज़ वाई जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, ये जो इंसान जो मौजूद है, उनके बिहेवियर्स को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो किस तरह बिहेव करते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर दैट वी ऑलवेज इंटेंट दैट कि द बिहेवियर शुड बी पॉजिटिव. या तो वो पॉजिटिव हैं तो दो शुड बी सस्टेन एज पॉजिटिव बिहेवियर्स, वो उसी तरह चलते रहें. या अगर वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हैं, तो उनको हम कन्वर्ट इस तरह करें, ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं कि दोज बिहेवियर्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड दे कीप ऑन देन मूविंग विद द सेम पेस कि वो पॉजिटिव ही रहें. तो बेसिकली इस पूरी बुक का फोकस इसी पे है. इवन इस सब्जेक्ट का पूरे का फोकस इसी पे है, चाहे आप कोई भी बुक उठाएंगे, लेकिन हमारा फोकस इस बुक पे है. तो दैट इज़ वाई हम इसी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे. तो इस पे जो पहली बात आथर्स ने डिस्कस की है वो उन्होंने कहा है कि बेसिकली 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर इंसान के जो है वो जो इंपॉर्टेंट है इंसान के बिहेवियर्स. एक उसका परफॉर्मेंस का बिहेवियर है, यानी वो परफॉर्म कैसे करते हैं, और सेकेंड उसकी कमिटमेंट है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. ये 2 बिहेवियर्स हैं, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. हमारे जो इसमें प्रिडिक्टर्स हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो 3 हैं. एक हमारा ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म है, देन वी हैव द ग्रुप मैकेनिज्म्स. ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, उसका स्ट्रक्चर है. देन ग्रुप है, ग्रुप के अंदर जब एक इंसान, दूसरे इंसान, तीसरा इंसान, कुछ लोग मिलकर ग्रुप्स बना लेते हैं, ग्रुप में कैसे उनका मैकेनिज्म है, टीम्स जिस तरह होती हैं. तो इसमें ग्रुप में आपको पता है कि लीडर होता है. देन टीम्स कैसे काम करती हैं, टीम्स के कल्चर और वैल्यूज़ कैसे होती हैं, टीम लेवल है. फिर हमारे इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन और विद इन टीम. जो है हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर्स भी तो होते हैं ना, कि हम पॉजिटिव बिहेवियर रखते हैं, नेगेटिव बिहेवियर रखते हैं, हमारी एबिलिटीज क्या है. तो ये 3 हमारे जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. इनका जो इफेक्ट डिपेंडेंट पे शिफ्ट होता है दैट इज थ्रू इंडिविजुअल मैकेनिज्म. ठीक है, तो इट मींस इट वुड बी अ मीडिएटिंग वेरिएबल. ठीक है, तो ये हमारा मीडिएटिंग वेरिएबल है जिसके थ्रू हमारा इफेक्ट आईवी का डीवी पे ट्रांसफर हो रहा है. तो बेसिकली क्या होता है, एक इंसान के पास सपोज हम इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स में से एबिलिटीज को ले रहे हैं, एबिलिटीज अच्छी हैं, हाई एबिलिटीज हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं, और उसको काम भी ऐसा मिल जाता है जिसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का इस्तेमाल है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी. और जब जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी तो जॉब सेटिस्फेक्शन उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो कंपेटेबल जॉब है. ठीक है, एक इंसान की साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ बड़ी हाई हैं, उसको कम स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस कम होने से परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाएगी. लेकिन अगर एक बंदे की एबिलिटीज़ इंटेलेक्चुअल लो हैं, ठीक है, वो लाइक उसके इमोशन स्टेबल नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो जल्दी स्ट्रेस में आ जाता है, तो उस पर्सनैलिटी की वजह से उसको स्ट्रेस ज़्यादा होगी. स्ट्रेस ज़्यादा होगी तो उसकी परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस हो जाएगी और वो ऑर्गेनाइजेशन से कमिटेड नहीं रहेगा. तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली दिस मॉडल वर्क्स. तो आज हम फोकस कर रहे हैं बेसिकली इन्हीं में से. ठीक है, सारी ड्राइंग्स को मैं रिमूव करता हूँ. इनमें से हमारा जो फोकस है वो है जॉब परफॉर्मेंस पे एंड दैट इज चैप्टर नंबर 2. ठीक है, तो स्टे ट्यून विद मी, हम इंशाल्लाह जो है इसकी डिस्कशन स्टार्ट करने लगे. ओके, तो हम सबसे पहले जॉब परफॉर्मेंस को डिफाइन करेंगे कि जॉब परफॉर्मेंस है क्या. उसके लिए
ठीक है, आप सब लोग जो है ये केस गिवन है आपको चैप्टर के स्टार्ट में जनरल इलेक्ट्रिक का। यू हैव टू गॉन थ्रू फ्रॉम दिस केस। इसको आप समझेंगे, पढ़ेंगे, बेशक वीडियो जब आप देख रहे हैं आप उसको पास करें, पहले इसको पढ़ें, इसमें से चीज़ें आइडेंटिफाई करें, फिर उसको लिंक करें जो मैं आपको बताने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप वो उस पास के बाद दोबारा जब ये पोर्शन सुनेंगे तो देन आपको अंडरस्टैंडिंग की कंपेटेबिलिटी होगी मेरे साथ। मैं सम अप कर रहा हूँ इस केस को। इस केस के पहले पैराग्राफ में उन्होंने मेंशन किया है कि ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी यूएसए की कंपनी है, कांग्लोमेरेट है। इसके फाउंडर्स में थॉमस एडिसन भी आता है, इसलिए आता है कि एडिसन कारपोरेशन या एडिसन इलेक्ट्रिक एक सेपरेट कंपनी थी और थॉमस ह्यूस्टन इलेक्ट्रिक एक सेपरेट कंपनी थी। तो उनके मर्जर के बाद जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक की बर्थ हुई थी। तो जनरल इलेक्ट्रिक जो है दुनिया की बड़ी कंपनीज में आती है। 300,000 प्लस इसके अंदर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉइज हैं और इसके प्रोडक्ट्स की एक पूरी रेंज है जो गिवन है, जिसे हम प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कंपनी जो है ज़ाहिर बात है अगर 300,000 एम्प्लॉइज को मैनेज कर रही है तो जस्ट इमेजिन कि अगर दुनिया के कितने मुल्कों में ये ऑपरेट कर रही होगी, कहाँ कहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, तो उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कितने डिफरेंट किस्म के बिहेवियर्स होंगे लोगों के, एंड हाउ वेल दे वुड बी मैनेजिंग दोज बिहेवियर्स। ठीक है, देन उसके बाद इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल चीज़ें मेंशन है। 1950s में इन्होंने अपना एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया। फिर 1970s और 80s में दे हैड स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द एशियन मैन्युफैक्चरर्स। उनमें स्पेसिफिकली जापानीज कंपनीज आती हैं, क्योंकि जापानीज बहुत सारी कंपनीज जो हैं इनकी कंपटीशन में प्रोडक्ट्स बनाती हैं। लाइक मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इसमें आपको जनरल इलेक्ट्रिक की हेल्थ केयर डिवीजन का जिक्र आया है। तो हेल्थ केयर डिवीजन का एक बहुत टफ कंपटीशन है तोशिबा के साथ। तोशिबा कंपनी जो जापान की है वो भी ऑलमोस्ट सेम तरह की प्रोडक्ट्स ऑफर करती है मार्केट में। तो अब एक डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं ये दोनों एक दूसरे के। तो इन्होंने किस तरह कंपटीशन को ओवरकम किया, जस्ट हैव अ लुक एट द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेकंड पैराग्राफ। तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने 6 सिग्मा की ट्रेनिंग जो है वो अपने एम्प्लॉइज को दिलवाई। अब 6 सिग्मा बेसिकली एक क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी के एक मेयर्स हैं। ठीक है, और ये 6 सिग्मा ये 6 लेवल्स हैं बेसिकली। और इसका लिंक जो है बिल्कुल किया गया है, जिस तरह वो जूडो और कराटे या ताइक्वांडो आपने सुना होगा, उसके 6 लेवल्स होते हैं और ब्लैक बेल्ट हाईएस्ट लेवल होता है। तो इसमें भी जो ट्रेनर्स होते हैं जो 6 सिग्मा की ट्रेनिंग दे सकते हैं वो 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट ट्रेनर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है इन्होंने 6 सिग्मा की ट्रेनिंग दी, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, कॉस्ट रिड्यूस हुई, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई और क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन जो है वो भी इंप्रूव हो गया। तो इससे इन्होंने कम्पीट किया एंड सिंस देन जनरल इलेक्ट्रिक इज कम्पीटिंग देम। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली वही वाली बात जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमंस को मैनेज करना है प्रॉपरली। अगर आपके पास इंसान अच्छे हैं, वो ट्रेन हैं, उनके बिहेवियर्स अच्छे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो अब मैनेजर्स ने ये सीखा कि खुद कैसे काम करना है और एम्प्लॉइज से कैसे काम करवाना है। ठीक है, तो अगेन वही बिहेवियर्स की बात है कि बिहेवियर्स को मैनेज किया गया। तो बिहेवियर्स की इंपॉर्टेंस इस पूरे के पूरे केस में हाईलाइट हो रही है। अच्छा, और बिहेवियर्स में से ऑफ कोर्स हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो परफॉर्मेंस है। तो थ्रू बिहेवियर्स जो है वो परफॉर्मेंस ले रहे हैं अपने एम्प्लॉइज से। ओके, अब परफॉर्मेंस है क्या, इसकी क्या वैल्यू होती है। लाइक आप पीपल अगर आप रिकॉल करें तो यू वुड सी दैट कि जिस तरह स्टूडेंट्स हैं, किस स्टूडेंट को हम गोल्ड या सिल्वर मेडल के लिए सेलेक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होती है। और परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, जो CGPA है, हर सब्जेक्ट में आपका कितना है। जिसके ज़्यादा फोर्स होंगे, हाईएस्ट फोर्स होंगे, वो गोल्ड मेडल के लिए जाएगा। सेकंड हाईएस्ट सिल्वर मेडल के लिए जाएगा। थर्ड हाईएस्ट जो है वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्या है, परफॉर्मेंस है। तो एक्चुअली परफॉर्मेंस को हम बेसिक क्राइटेरिया एज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, देन हाउ अ प्लेयर बिकम्स मैन ऑफ द मैच। ठीक है, आप देखिए अगेन एक टीम में से मैन ऑफ द मैच वही बंदा होता है जो बेस्ट परफॉर्म करता है। दो टीमें खेल रही हैं, उनमें जो सबसे अच्छा प्लेयर होता है वो मैन ऑफ द मैच होता है। ठीक है, अक्सर ये जीतने वाली टीम की तरफ से होता है, जो विनर्स की तरफ से होता है, क्योंकि उस बंदे ने मैच जितवाया होता है। अगेन उसकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम मैच जीती है। तो वही बात जिस तरह जनरल इलेक्ट्रिक में है कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपीट कर रही है बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ देयर एम्प्लॉइज। जिस तरह एक टीम का प्लेयर मैन ऑफ द मैच बनता है तो उसकी टीम मोस्टली जीतती है। दो की हारी हुई टीम का भी मैन ऑफ द मैच हो सकता है, क्योंकि उस बंदे ने मैच बनाया होता है, उस मैच के अंदर जान डाली होती है। उस अकेले बंदे ने दो के जितवा नहीं सका होता, लेकिन उसने जान डाल दी होती है मैच में, और विनर टीम से भी बेटर उस बंदे की परफॉर्मेंस होती है। दैट इज व्हाई ही इज अलोन कॉल्ड एज मैन ऑफ द मैच। देन आपने फुटबॉल लवर अगर कोई आप में से है जो सॉकर को पसंद करता है, तो गोल्डन बूट एंड गोल्डन बॉल का कॉन्सेप्ट है, किसको दिया जाता है, द बेस्ट परफॉर्मर इन फुटबॉल। जो पूरी लीग चलती है उस लीग के अंदर या विद इन अ ईयर जो लीग्स चली है उसमें जिसने बेस्ट परफॉर्म किया उसको गोल्डन बूट या गोल्डन बॉल दी जाएगी। ठीक है, रोनाल्डो और मेसी कंपटीशन होता है, हु परफॉर्म्स वेल उसको मिलती है। क्रिकेट टीम कैसे सेलेक्ट होती है बेस्ट, अगेन परफॉर्मेंस की बेस पे है। तो परफॉर्मेंस इज द बेसिक क्राइटेरिया बच्चों। इधर इंडिविजुअल इज इवेल्युएटेड और वी आर गोइंग टू इवेल्युएट अ फर्म।
परफॉर्मेंस इज अ बेसिक क्राइटेरिया जिसकी बेस पे हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। अब परफॉर्मेंस है क्या बच्चों, ठीक है, ये अगर हम डिस्कशन करें तो बहुत सारे लोग परफॉर्मेंस कहते हैं इट इज द आउटपुट और द आउटकम वन गेट्स, ये उसकी परफॉर्मेंस। एक बंदा जितनी आउटपुट ज़्यादा देगा, जितनी आउटकम ज़्यादा देगा, ये उसकी परफॉर्मेंस है। जिस तरह एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को हम मेजर करते हैं कि उसने सीजीपीए कितना लिया है, तो सीजीपीए जिसका जितना ज़्यादा है हम कहेंगे वो तो अच्छा परफॉर्मर है, ठीक है। एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में हम कहते हैं जी टीम ने इतना स्कोर बनाया, 400 स्कोर बना दिया 50 ओवरों में, तो हम कहेंगे टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा स्कोर बनाया। स्कोर्स देख के हम जज कर रहे हैं। फिर हम मैन ऑफ द मैच हम कह रहे हैं फलां बंदे की इतनी सेंचुरीज हैं, 40 सेंचुरीज हो गई हैं, 50 सेंचुरीज हो गई हैं कोहली की, ठीक है, इतने हजार रन हो गए हैं, ये परफॉर्मेंस है, ये भी क्वांटिटेटिव है, ठीक है। तो बेसिकली जो परफॉर्मेंस की आउटपुट या आउटकम का मैयर है, ये क्वांटिटेटिव मैयर है, ठीक है। लेकिन परफॉर्मेंस का खाली क्वांटिटेटिव मैयर इज नॉट इनफ, वी हैव टू सी द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस एज वेल। तो जिस तरह एक बंदा हाउ वेल यू परफॉर्म, एक बंदा परफॉर्म कैसे करता है, ठीक है, उसने मेहनत कैसे की है और कैसा परफॉर्म किया, ये उसका क्वालिटेटिव मैयर है, ठीक है। तो जो जो बेस्ट पुट करता है एक बंदा, ठीक है, जो बेस्ट एफर्ट वो पुट करता है, ठीक है, ये उसकी परफॉर्मेंस कहलाएगी। जैसे देखें, लास्ट बॉल हो, 6 रन चाहिए हो, ठीक है, और आखिरी प्लेयर खड़ा हो। अब हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं उस प्लेयर से, आखिरी प्लेयर है, 11वां प्लेयर है, तो 11वां प्लेयर तो बॉलर होता है, उसको तो खेलना ही नहीं आता, लेकिन वो आखिरी बॉल पे छक्का मार दे और आपको मैच जितवा दे। तो एक बंदे ने हो सकता है 150 रन बनाए उस मैच में, ठीक है, 150 वाला मैच बना सका है, जितवा नहीं सका। लेकिन एक बंदा आखिरी बॉल पे, उसका बिहेवियर ये था कि ही वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दैट एंड ही डिड दैट, उसने आपको 6 रन मार के जितवा दिया मैच, ठीक है। तो ये अब आप ये नहीं कहोगे कि 150 वाले के मुकाबले में 6 रन उसके 150 से बढ़ गए हैं, बड़े नहीं है, क्वांटिटेटिवली 150 वाला ही आगे है, लेकिन क्वालिटेटिवली 6 रन वाले ने आपको मैच जितवाया, वो ना होता तो आप मैच ना जीतते, ठीक है। तो इसीलिए आउटपुट के साथ साथ हमने ये भी देखना हाउ वन परफॉर्म्स, हाउ वन बिहेव्स। और 150 रन बनाया हो जिस बंदे ने, उसने 250 गेंदें खेल के 150 रन बनाया हो, तो क्या फायदा उस स्कोर का, ठीक है। बाकी 50 गेंदें सारी रह जाती हैं 50 ओवर के मैच में, ठीक है। तो हमने ये देखना है हाउ वेल वन परफॉर्म्स, एक तो हमने नंबर देखना है, दूसरा देखना है हाउ वेल वन परफॉर्म्स, उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देखना है, जिसको आप एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी कहते हैं कुछ लोग परफॉर्मेंस को। लेकिन हम नटशेल में बात करें तो बेसिकली परफॉर्मेंस जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का कम्बिनेशन है, ठीक है। उसी चीज को अगर हम फर्दर रिफाइन करें तो डिजायर्ड आउटपुट, जो पहला पॉइंट वहां लिखा था, मीटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को मीट करना, गेटिंग बेस्ट आउट ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, अपना भी बेहतरीन देना और लोगों से भी बेहतरीन लेना, ये भी परफॉर्मेंस है। तो देखिए पहले दोनों क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं और तीसरा आपका जो है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है। अच्छा, अब जॉब परफॉर्मेंस को आपकी बुक के मुताबिक कैसे डिफाइन किया गया कि जॉब परफॉर्मेंस इज फॉर्मली डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ एम्प्लॉइज बिहेवियर्स दैट कंट्रीब्यूट इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल अकम्पलिशमेंट। यानी आपके ऐसे बिहेवियर्स उन जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे बेसिकली आपके वो जॉब परफॉर्मेंस है। तो मींस आपके योर बिहेवियर्स मैटर, ठीक है, जिनकी मदद से हम जो है वो अचीव करें आपकी परफॉर्मेंस को। इसकी इलेबोरेशन में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें तो दिस डेफिनेशन ऑफ जॉब परफॉर्मेंस इंक्लूड्स बिहेवियर्स that are within the control of employees, but it places a boundary on which behaviors are relevant to a job performance. Mean हम ऐसे behaviors को लेंगे जो आपकी job performance से related है। Like I give you my own example. मैं अच्छा टीचर तब होऊंगा जब मेरा बिहेवियर अच्छा होगा, और मेरा बिहेवियर देखें टोटली क्वालिटेटिव होगा। आप इस बेस पे मेजर नहीं करेंगे मुझे कि मैंने आपको 20 चैप्टर पढ़ा दिए हैं या मैंने 25 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। मैंने 20-25 चैप्टर पढ़ा दिए हैं तो वो क्वांटिटेटिव है, किताब खत्म हो गई, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई तो कोई फायदा नहीं मेरे उस पढ़ाने का, तो मेरी परफॉर्मेंस इज जीरो, ठीक है। तो मेरे वो 20 चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ आपको समझ भी आनी जरूरी है। अगर आपको थोड़े चैप्टर पढ़ाए और समझ आ गई पूरे सब्जेक्ट की, आप खुद पढ़ के आप समझ सकते हैं, तो वो आप खुद सोचें, दैट इज बेटर देन 20 चैप्टर पढ़ाना कि जिसके अंदर आपको समझ ना आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फोकस किस पे किया है, 20 चैप्टर पढ़ाना क्वांटिटेटिव मैयर है और अच्छा पढ़ाना क्वालिटेटिव मैयर है। आप खुद बताएं आपने किस पे फोकस किया होगा। ऑफ कोर्स किस पे, क्वालिटेटिव मेजर पे। तो जॉब परफॉर्मेंस एक्चुअली क्वालिटेटिव मेजर या मेरे बिहेवियर्स पे है। अच्छा, मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं आपको लेकिन छुरी की नोक पे रखता हूँ, ठीक है, कोई सांस नहीं ले सकता, कोई हिल नहीं सकता, डरे हुए बैठे हैं आप सारे। अब डर के क्लास में बैठेंगे तो क्या आपको मेरी बात पिक होगी? मैं जितना मर्जी अच्छा पढ़ा रहा हूँ नहीं पिक होगी। तो अगेन आई हैव टू बी वेरी कूल, आई हैव टू कॉम द क्लास, आई हैव टू मैनेज द क्लास, क्लास एक्टिव रहे। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और क्लास सोई हुई है सारी और मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, आंखें बंद है सबकी, अगेन मेरा नेगेटिव बिहेवियर है।
मैंने 20 चैप्टर खत्म करवा दिए क्वांटिटेटिवली, लेकिन समझ किसी को नहीं आया, सारे सुते सो लोरियां सुना रहे सी तनु। ये क्या है? ये भी बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस का एक मेजर है जो क्वालिटेटिव है, जहाँ पे मेरा बिहेवियर फोकस कर रहा है। लेकिन बिहेवियर कौन सा बच्चों? जो जॉब से रिलेटेड है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ओबी का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आनी चाहिए, ये मेरा बिहेवियर है जॉब से रिलेटेड। मैं फार्मूला 1 का रेसर हूँ, कोई कंसर्न है उसका मेरी जॉब के साथ? कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। मैं कहूँ जी मैं हाइकर हूँ बहुत बड़ा, मैंने जो है वो नागा पर्वत सर की हुई है, उसका कोई रिलेशन नहीं है बेसिकली आप मेरी टीचिंग के साथ। मैं एग्जांपल जरूर कोट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी उससे टीचिंग क्वालिटी बेहतर नहीं होगी। तो यहाँ ऐसा बिहेवियर रिक्वायर्ड है जो बेसिकली जॉब से रिलेटेड हो। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आप स्टूडेंट हैं, आप सब्जेक्ट समझ नहीं आए हैं, तो यहाँ बिहेवियर क्या रिक्वायर्ड है कि आप जो है वो क्लास में अच्छा बिहेव करें, आप पेपर अच्छा दें, आप सब्जेक्ट को समझें, पार्टिसिपेट करें क्लास में, ये आपका बिहेवियर है। तो आपकी परफॉर्मेंस इस बेस पे जज होगी कि आपने पेपर कैसा दिया, ग्रेड कैसा लिया, क्लास में बिहेव कैसा किया, क्लास में पार्टिसिपेशन क्या थी, क्लास में अटेंडेंस क्या थी, ये सारे बिहेवियर्स हैं आपकी। ठीक है, अब वो कैसे कर रहे हैं उससे आपकी इवेल्युएशन जज, आप इवेल्युएट होगी और आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। ठीक है, आप अच्छे कुक हो, आप अच्छे शेफ हो, मुझे कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि वो आपकी जॉब से रिलेटेड नहीं है। आप साइकिलिस्ट हो, साइकिलिस्ट चैंपियन हो, ठीक है, कोई मुझे फायदा नहीं। आप गेमिंग में वर्ल्ड चैंपियन हो, आप गेमर हो बहुत बड़े, ठीक है, मुझे कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आपकी जॉब नहीं है। तो वी नीड अ सर्टेन बिहेवियर, योर सर्टेन बिहेवियर्स इन द जॉब। वो जो जॉब में आपके बिहेवियर्स रिक्वायर्ड हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को डिटरमिन करते हैं। आई होप सो एवरीवन गॉट दैट पॉइंट। ओके, तो इसको हम यूं भी इलेबोरेट कर सकते हैं कि लाइक बिहेवियर्स एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस, ये दो फिलोसफीज हैं, एंड्स जस्टिफाई मीन्स एंड मीन्स जस्टिफाई एंड्स। एंड्स को आप कहीं ना आउटकम्स, जो हम एंड चाह रहे हैं, जस्टिफाई किसी चीज़ को जस्टिफाई करना या डिफेंड करना या प्रोटेक्ट करना या उसको एक्सप्लेन करना, ये जस्टिफाई के मीनिंग्स में आता है। और मीन्स जरिए, यानी अब आप जरा गौर करें, एंड्स जस्टिफाई मीन्स, यानी जो आउटकम है वो जस्टिफाई करेगी जरिए को। अगर आउटकम अचीव हो गई हम कहेंगे जरिया ठीक है, आउटकम अचीव नहीं हुई, जितना मर्जी अच्छा जरिया था, हम कहेंगे फजूल है, हमारा मकसद तो पूरा नहीं हुआ। हमारा मकसद पूरा होना चाहिए, मकसद पूरा हो जाए, जरिया जो मर्जी हो। तो ये जो लोग हैं ये बेसिकली आउटकम या आउटपुट को देख रहे हैं। तो ये अगर आप यहाँ गौर करें, यहाँ फोकस क्वांटिटेटिव मेजर पे है, यानी परफॉर्मेंस मेजर हो रही है क्वांटिटेटिवली। टारगेट मिला है 100 यूनिट बनाने का, 100 यूनिट बनाए, ठीक है, चाहे आपने सारा दिन लगा के बनाया है, चाहे आधे घंटे में बनाया है, चाहे 50 अपने और 50 ना ले चुक लेने, ठीक है, 100 तो पूरे हो गए ना। अब ये एंड्स जस्टिफाई मीन्स है कि ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है, तरीका ठीक है या गलत है, उस पर हमारा फोकस नहीं है। सेकेंड अप्रोच है मीन्स जस्टिफाई एंड्स। जरिया जो है ना आपका, जो मीन्स है वो जस्टिफाई करेंगे आपके एंड्स को। अगर आपका मीन अच्छा है, एंड तक आप नहीं पहुंच सके, कोई बात नहीं है, यू वॉन इट, ठीक है, यू आर द चैंपियन, क्योंकि आपका जरिया ठीक है। ठीक है, तो अब जिस तरह टीचर है, टीचर आप 20 चैप्टर पढ़ाने थे, 20 चैप्टर नहीं पढ़ा सका, ठीक है, और 20 चैप्टर पढ़ाने के बजाय 14 चैप्टर पढ़ाए हैं, 14 या 15 चैप्टर्स पढ़ाए हैं, लेकिन इतने अच्छे पढ़ाए हैं कि आपको सारे समझ आ गए और अगले 5 आप खुद पढ़ के भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मीन इज बेटर देन द एंड, यानी मीन डिफेंड कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है एंड को। आप कहेंगे सर जिन्ना पढ़ाया सुथरा पढ़ाया, जो काम करते हैं बेहतरीन काम करते हैं, ये क्या है, ये मीन्स जस्टिफाई एंड्स है। यहाँ मीन्स आर इंपॉर्टेंट देन एंड्स, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब फोकस किस पे है, मीन तो हमारा क्या होगा, क्वालिटेटिव मेजर होगा ना, तो बिहेवियर्स पे फोकस हो रहा है हमारा। तो यानी हमारे बिहेवियर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन आवर एंड्स। जिस तरह हमारे रिलीजन, मैंने क्लास डिस्कशन में भी आप लोगों को बताया था कि हमारे जो रिलीजन है वो भी मीन्स की बात करते हैं, कहते हैं नीयत अच्छी होनी चाहिए आपकी, जरिया अच्छा ढूंढना है, फिर आप आगे जो है ना आप उम्मीद कर सकते हैं। आप जिस तरह अमीर होना है, अमीर हूँ रिश्वत लेके, ठीक है, हराम कमाई से, गलत तरीके से, चोरी करके, ठीक है, या मेहनत करके, ये सारे जरिए हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं और आप कहते हैं नहीं यार मैंने जायज़ तरीकों से कमा के अमीर होना है, मैंने वैसे अमीर नहीं होना, तो इसमें इसका मतलब आपका फोकस मीन्स पे है, एंड्स पे नहीं है। तो यहाँ पे आप सेकंड अप्रोच पे मीन्स जस्टिफाई एंड्स, तो यहाँ पे हमने क्वालिटेटिव मेजर को यूज़ किया है, हमने अपनी सोच, अपने व्यू, अपने बिहेवियर को देखा जो हमारी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आई होप सो यू वुड हैव गॉट द पॉइंट। तो हमारा जो फोकस है इस किताब का भी वो मीन्स जस्टिफाई एंड्स पे है। ओके, नाउ हु इज़ अ गुड परफॉर्मर। आपकी बुक के मुताबिक बच्चों दो तरह की परफॉर्मेंस होती है, आपको बोल्ड में नज़र आ रही है, टास्क परफॉर्मेंस है और आपकी एक्स्ट्रा रोल परफॉर्मेंस है। अच्छा, टास्क परफॉर्मेंस एज द नेम सिग्निफाइज, इट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ इन योर टास्क। आपको एक टास्क मिला, आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया, दैट इज़ टास्क परफॉर्मेंस। ठीक है, अब जिस तरह देखिए मोहम्मद आमिर बॉलर है, तो उसकी टास्क है उसने पहले 5 ओवरों में 2 विकेटें निकाली हैं, वो निकाल लेता है, ये उसकी टास्क परफॉर्मेंस है।
ठीक है। एक्स्ट्रा रोल परफॉर्मेंस क्या है, वो अपनी ड्यूटी से बढ़ के, अगर वो बैटिंग पे आता है वो उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो 50 रन बनाएगा, वो आके 60 रन भी बना जाता है। ठीक है, ये उसका एक्स्ट्रा रोल परफॉर्मेंस, उसने अपनी ड्यूटी से बढ़कर काम किया है। ठीक है, या वो 4 जबरदस्त किस्म के कैचेस पकड़ लेता है, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता वो करेगा ना, कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी ड्यूटी है ये। कीपर की ड्यूटी है कि उसने कैच छोड़ना नहीं है, ये उसका टास्क है। ठीक है, अब कीपर की जगह वो वाला वो काम ये कर रहा है, तो फिर ये उसका एक्स्ट्रा रोल काम है। तो एक बंदे की जो ड्यूटी है, जो वो परफॉर्म कर रहा है, ये उसकी टास्क परफॉर्मेंस है। अगर वो अपनी ड्यूटी से बियॉन्ड बढ़कर काम कर रहा है, ये उसका एक्स्ट्रा रोल परफॉर्मेंस है, नाम से भी जाहिर हो रहा है। या इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। सिटीजनशिप के वर्ड को अगर आप फोकस करें, तो सिटीजन वो इंडिविजुअल होता है ना जो शहरी होता है। अब अच्छा सिटीजन कौन होता है, जो शहर के रूल्स को फॉलो करता है, शहर का ख्याल रखता है। अब जिस तरह ट्रैफिक के सिग्नल ना तोड़ना, सफाई का ख्याल रखना, शहर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हाईलाइट करना, ठीक है, ये सारा सिटीजन का ख्याल। तो एक अच्छा सिटीजन कौन होगा, जो अपने शहर का सफाई का खुद ख्याल रखेगा, जिस तरह शहर को गंदा ना करे, कोई और गंदा कर रहा है उसको रोके, गंदा कर रहा है तो उसकी जगह वो सफाई कर दे। ठीक है, यानी एक इंसान, अच्छा सिटीजन वो है जो सिर्फ अपना काम नहीं करेगा, अपने काम से बढ़कर काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आप देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको लिखा हुआ है एक्स्ट्रा रूल परफॉर्मेंस का, कि डूइंग समथिंग दैट इज बियॉन्ड वंस ड्यूटीज, एक अपनी ड्यूटी से बढ़कर काम करना, ये सिटीजन है। अच्छा, अब सेकेंडली, जब आप अपनी ड्यूटी से बढ़कर काम करें, किसी ने कहा तो नहीं ना आपको, ठीक है, मैं जो है, आप गुजर रहे हैं एक रास्ते में, वहां पे डस्टबिन पड़ा हुआ है, लेकिन रैपर्स पड़े हैं डस्टबिन के बाहर, आप उठा के डस्टबिन में फेंक देते हो, आपकी ड्यूटी तो नहीं है ना, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, इट्स अ वॉलंटियर टास्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओसीबी या सिटीजनशिप बिहेवियर क्या है, बेसिकली वॉलंटियर काम करना और अपनी ड्यूटी से ज़्यादा काम करना, उसको हम कहेंगे सिटीजनशिप बिहेवियर। यहाँ फोकस है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप पे, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो आप क्या वॉलंटियरली अपनी ड्यूटी से बढ़कर काम करते हैं, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। अगेन, एक्स्ट्रा रोल और ओसीबी मतलब एक ही बन रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर को हमेशा एब्रीविएट किया जाता है ओसीबी के तौर पे। ठीक है बच्चों, ओके, अब जरा ऊपर हम वापस आते हैं। ठीक है, हमारा टास्क परफॉर्मेंस जो है वो 3 तरह की हो सकती है। एक रूटीन टास्क परफॉर्मेंस है, आपको रूटीन का टास्क मिला है, आप उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ज़ाहिर बात है अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे बेटर परफॉर्मेंस। देन अडेप्टिव टास्क परफॉर्मेंस है, अडेप्ट करना, अपने आप को बदलना, हालात बदल रहे हैं तो साथ साथ बदल लेना। पहले मैनुअल काम हो रहा है, अब कंप्यूटर आ गया, फ़ौरन अपने आप को पेश करो, सर मैं कंप्यूटर पे काम करने को तैयार हूँ, ठीक है, मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, तो ये अडेप्टिव परफॉर्मेंस है। हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है, ड्यूटी बढ़ गई है हमारी, आप कहते हैं सर कोई बात नहीं, ड्यूटी सबकी बढ़ी है, मैं भी काम करूँगा साथ आपकी, ठीक है, मैं अपने आप को बदलता हूँ। ठीक है, हमारा जिस तरह सिचुएशन ऐसी आ गई है कि दिन के बजाय हमें रात को खोलनी है बिजनेस। ठीक है, आप कहते हैं सर कोई बात नहीं, अब ये जिद ना करके बैठ जाओ, नहीं मैं दिन में नहीं आना, मैं दिन में आना, मैं रात में नहीं आना, तो आपको सर कोई इशू नहीं, मैं रात को आ जाया करूँगा काम करने, मेरी ड्यूटी रात की लगा दें। ठीक है, ये अडेप्टिव टास्क, आपने अपना टास्क करना है ना, तो अडेप्टिव टास्क परफॉर्मेंस है। क्रिएटिव टास्क परफॉर्मेंस है कि क्रिएटिवली अपनी परफॉर्मेंस करना, आपको काम मिला है, ठीक है, आप उसको कोई क्रिएटिव और इनोवेटिव और नए तरीके से करते हो, ये क्रिएटिव टास्क परफॉर्मेंस है। आपको नया काम मिलता है, वो भी करने को तैयार हो, टास्क तो नया है ना आपका, तो ये टास्क परफॉर्मेंस ही होगी, तो ये क्रिएटिव टास्क परफॉर्मेंस कहलाएगी आपकी। और उसके बाद एक्स्ट्रा रोल परफॉर्मेंस है बच्चों। अब एक्स्ट्रा रोल जो है वो 2 तरह की हो सकती है। एक आपको नजर आ रहा होगा इंटरपर्सनल या इंडिविजुअल सिटीजनशिप बिहेवियर, और सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल का। आपको नजर आगे आ रहा है, ओसीबीआई से कहते हैं, यानी ओसी ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर टुवर्ड्स इंडिविजुअल, या ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 2 फॉर्म्स हैं, वो आपको ये इस स्लाइड में नजर आ रही हैं। फिगर 2.2 है बुक की, टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप बिहेवियर्स। इसमें आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के 3 है, वाइस, सिविक वर्चू और बूस्ट्रिज्म। और इंटरपर्सनल लेवल के वी हैव हेल्पिंग, कर्टेसी एंड स्पोर्ट्समैनशिप। वॉइस क्या है, लाइक आवाज़ उठाना, आपको कोई चीज़ बुरी नज़र आई है ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक, लोग बुरा डिस्कस कर रहे हैं, आप आवाज़ उठाओ कि आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बुरा नहीं कहना, ये ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप है। आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चीज़ बुरी नज़र आई है, आप उस पर आवाज़ उठाते हो, आप कहते हो कि ये बुरा हो रहा है, इसको ठीक किया जाए, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। ठीक है, ये भी वॉइस है आपकी। तो वॉइस रेज करना बेसिकली जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का सिटीजनशिप बिहेवियर है, कि आपका फोकस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना है, अपनी ड्यूटी से बढ़ के आप काम कर रहे हो, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
सिविक वर्चू है, सिविक जो है ना ये सिटीजन के सेंस में आता है। सिविक का मतलब, सिविक वर्चू यानी शहरियत वाली आपके अंदर खूबी हो, आप एक अच्छे शहरी की तरह रहें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझें, ऑर्गेनाइजेशन के ख्याल रखें, ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अपना गोल समझें, ठीक है। तो ये सिविक वर्चू वाली फीलिंग्स, अगर आप ये काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को जहन में रख के, तो ये सिविक वर्चू है। बूस्टरिज्म है, आप प्रमोट करें, बूस्ट करें, से निकला है ना वर्ड, आप प्रमोट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लोगों के सामने, आप उसकी तारीफें करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इमेज आप बढ़ा रहे हैं ना, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर है। देन इंटरपर्सनल में आता है हेल्पिंग है, हेल्प करना, आप दूसरों को हेल्प करते हैं, दूसरों को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह आपको काम आता है, आपके साथ एक कोलीग बैठा उसको काम नहीं आता, आप उसकी हेल्प करने के लिए जाते हो अपना काम छोड़ के, ये हेल्पिंग है। अब यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप नहीं कर रहे, आप एक इंडिविजुअल को हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो उससे देखिए आपकी कम हो जाएगी थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी, उसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली तो एवरेज ही रहेगी ना चीज़ें। देन कर्टेसी है, किसी को बड़ी कर्टेसी, आदाब के साथ पेश आना, आदाब के साथ डील करना, ये कर्टेसी है, ये भी इंटरपर्सनल लेवल का सिटीजनशिप बिहेवियर है, ठीक है। और स्पोर्ट्समैनशिप है, कंपटीशन में कोई और जीत गया है, आप उसको आप स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट का इजहार करो, आप उसको बकअप कहो, उसको शाबाश कहो, उसको वेल्डन कहो, उसको मुबारक दो, स्पोर्ट्समैनशिप है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हुई है, तो परफॉर्मेंस में समवन हैज ओवर पास योर परफॉर्मेंस, सो यू शुड गो टू दैट इंडिविजुअल, बक हिम अप, उसको सपोर्ट करें, उसको अप्रिशिएट करें, ठीक है। ये स्पोर्ट्समैनशिप है। आप ये ना करें ना कि आप वहाँ पे जो है बुक्स शुरू कर दें और वहाँ पे झगड़े शुरू कर दें कि नहीं मेरा हक बनता था उसको दे दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बेसिकली हालात ख़राब होंगे। तो आप जो है वो हालात बेहतर करने की बजाय आप हालात को ख़राब कर रहे हो, ये स्पोर्ट्समैनशिप कहलाता है। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ बेसिकली OCBI एंड OCBO। तो अब गुड परफॉर्मर्स नटशल में ये है कि जो दो काम करता है, एक टास्क परफॉर्मेंस भी करता है और एक्स्ट्रा रोल परफॉर्मेंस भी करता है। येट देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस जिसको हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में बच्चों डिस्कस करेंगे। तो स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी। और क्योंकि ये सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है, सेकंड चैप्टर हाफ हमारा हो चुका है, तो आई वुड लाइक टू डिक्लेयर दैट कि कमिंग वीक की कमिंग क्लास जो होगी हमारी, अब जो नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास है, वी वुड बी हैविंग अ क्विज ऑफ चैप्टर नंबर 1। So be reminded that बच्चों के at the end of every chapter there would be a quiz so that you may move on with me। और हम लोग जो है सिर्फ वो मी और माई वाली बात पे ना चलें, रादर हम और हम पे चलें, ठीक है, ताकि हम साथ साथ सारी चल रहे हों। तो बेस्ट विशेस, स्टे ब्लेस्ड, मे अल्लाह कीप यू ऑल सेफ एंड साउंड। अल्लाह हाफिज़।